मैं नीतीश कुमार मिश्रा। आज हम कंपनी काल में सामाजिक परिवर्तन पर बात करेंगे। पिछले बार हमने ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति का विकास पर चर्चा की थी। आज हम कंपनी काल के सामाजिक परिवर्तन पर बात करेंगे। राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक शोषण के बावजूद कंपनी शासन में कुछ ऐसे कार्य हुए जो भारत के सामाजिक इतिहास में क्रांतिकारी माने गए। अपने शासन के प्रारंभिक काल में कंपनी सरकार ने सामाजिक और धार्मिक मामलों में उदारतापूर्ण तटस्थता की नीति अपनाई। 1813 वस्तुतः 1833 तक कंपनी ने भारतीय समाज की प्रथाओं और रीति रिवाजों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। तटस्थता की नीति इतनी सशक्त थी कि उनके अनेक दबावों के बावजूद कंपनी ने भारतीयों की मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार तक नहीं किया। उसने भारतीयों के सभी धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठानों, रीति रिवाजों एवं प्रथाओं के प्रति न केवल सहिष्णुता तथा उदारता का भाव दिखाया, अपितु उनका सम्मान तक किया। भारतीय समाज के प्रति कंपनी द्वारा अपनाई गई तटस्थ नीति के दो कारण थे। पहला, आरंभ में कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से व्यापार एवं राजस्व की ओर था। वह व्यापार में वृद्धि लाकर अधिकाधिक धनार्जन करना चाहती थी और इस ध्येय से वह राजस्व प्रशासन में अधिक समय लगाती थी। अतः उसने भारतीय समाज में सुधार लाने की ओर कभी भी नहीं सोचा। दूसरा, भारतीय समाज और संस्कृति का सुदृढ़ आधार धर्म था। अंग्रेज यह सोचते थे कि अगर भारतीयों की संस्कृति और धर्म में उनका हस्तक्षेप होगा तो भारतीय संभवतः उनका विरोध करने लगेंगे और नव स्थापित कंपनी शासन की नींव भारत में हिल जाएगी। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अंग्रेज भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने और सुधार लाने की बात सोचने लगे। इस काल के अंग्रेज नेताओं ने भारतीय समाज का सर्वेक्षण किया। उन्होंने अनुभव किया कि भारत की प्रगति के लिए भारतीय समाज में परिवर्तन लाना आवश्यक है। कंपनी की परिवर्तित नीति, भारत के संदर्भ में अपनाई गई निश्चित सामाजिक नीति और पश्चिमी शिक्षा के प्रारंभ के कारण भारत के लोग यूरोपीय संस्कृति से परिचित होने लगे थे। यद्यपि अभी भी भारतीय सरकार के हस्तक्षेप की नीति का विरोध करते थे, किंतु बंगाल में पुनर्जागरण का आगमन हो गया था। इससे समस्त भारत प्रभावित होने लगा था। इसके पश्चात कंपनी ने सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करना धीरे धीरे ही सही, लेकिन कई सामाजिक सुधार कार्य किए। बाल बध पर रोक। बाल बध की प्रथा पर कंपनी का पहला आक्रमण हुआ। यह प्रथा मध्य भारत, पश्चिमी भारत, मेवातों, जाटों, राजपूतों में प्रचलित थी। 1775 ईस्वी के बंगाल नियम 21 के तहत और 1804 ईस्वी के नियम 3 ने क्रमशः शिशु हत्या के दूसरे और पहले रूपों को रोक दिया। भारतीय रियासतों के रेजिडेंटों को भी कहा गया कि वे रियासतों में इस कुप्रथा को बंद करें या बंद करने का प्रयत्न करें। इसके बाद भी 1870 ईस्वी तक इस प्रथा को रोकने के लिए कुछ और भी कानून बनते रहे। दूसरा सुधार, नरबलि का निषेध। भारतीय समाज में अंधविश्वास का कारण एक और बुरी प्रथा का प्रचलन होना भी है, नरबलि प्रथा। इस प्रथा को दूर करने का श्रेय लॉर्ड हार्डिंजे को जाता है। उड़ीसा की खोंद जाति में यह प्रथा प्रचलित थी। खोंदों को यह विश्वास था कि ऐसा करने से भूमि की उर्वरता बढ़ती है। लॉर्ड हार्डिंग के प्रयत्न से फलस्वरूप यह प्रथा पूर्णतः बंद नहीं हो सकी, किंतु 1847-1854 के बीच कैंपवेल द्वारा अन्य ऑफिसरों के द्वारा इस निष्ठुर और नृशंस प्रथा के खिलाफ एक्शन लिया गया, जिससे यह प्रथा धीरे धीरे कमी जरूर हुई। सती प्रथा पर रोक। कंपनी सरकार ने अदालत के निर्णय के अनुसार 1812 में कानून बनाया, 1815 में कानून बनाया, 1817 में उन कानूनों की परिपुष्टि की।
इन कानूनों के द्वारा गर्भवती और छोटे बच्चों वाली विधवाओं को जलाने पर रोक लगा दी गई। इसी समय भारतीय समाज में ब्रह्म समाजी राजा राम मोहन राय का आविर्भाव हुआ, जिनके सहयोग से कंपनी सरकार को इस प्रथा को समूल नष्ट कर देने के लिए साथ मिल गया। इसके बाद विलियम बेंटिंग ने शीघ्र ही दिसंबर 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। अदालतों द्वारा दंडनीय करार दे दिया गया। गवर्नर जनरल को धर्म प्रचारकों से इस कार्य में काफी सहयोग मिला। दास प्रथा निषेध। भारत में दास प्रथा बहुत ही पुरानी है। वो भारत में प्राचीन युग से चली आ रही है। मध्य युग में भी प्रचलित थी। मुस्लिम शासनकाल में दासों की संख्या काफी अधिक थी। कंपनी सरकार ने 1807 ईस्वी में दासों के व्यापार पर एक कानून बनाकर रोक लगा दिया और 1811 ईस्वी में भारत में इसका निर्यात बंद हो गया। 1832 ईस्वी में एक कानून बना जिसके अनुसार दासों की खरीद बिक्री बंद कर दी गई। 1843 में इंडिया एक्ट के 5वें में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1860 के इंडियन पिनल कोड में दासों का व्यापार करना अपराध घोषित कर दिया गया। अगले सुधार के रूप में हम महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार की बात देखते हैं। भारतीय समाज का महिला जगत अनेक बुराइयों का शिकार था। बाल विवाह, बहुपत्नित्व, विधवा समस्या, अशिक्षा जैसी अनेक बुराइयां समाज में व्याप्त थी। कुछ बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। सती प्रथा पर नियंत्रण स्थापित की गई, किंतु इस प्रथा को बंद होते ही समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। विधवाओं का पुनर्विवाह संभव नहीं था, किंतु बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं की दशा में सुधार लाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। सरकार ने विधवा विवाह के लिए अधिनियम बनाए। 1856 के अधिनियम 15 से विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित किया गया। ठगी का दमन। कंपनी काल का एक महत्वपूर्ण कार्य है ठगों का दमन। सजा प्राप्त अपराधी ही गुप्त रूप से ठग बन जाते थे। ठगों का संगठित गिरोह था। ठगों का संगठन प्रायः संपूर्ण देश में फैला हुआ था। ठगों से संबंधित गिरोह के दमन करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्राप्त है। उन्होंने ठगों के विनाश के लिए सर विलियम स्लीमैन की तथा अन्य अफसरों को नियुक्त किया। कई कानूनों का निर्माण किया। 1831 से 1836 के बीच 3000 से अधिक ठग पकड़े गए। इस कड़ी कार्रवाई के फलस्वरूप ठगों का दमन हो गया और यात्रियों का जीवन सुरक्षित हो गया। इस प्रकार कंपनी काल में कंपनी शासन के द्वारा समाज में परिवर्तन के लिए कई सुधार कार्य किए गए, जिसे हम लोगों ने देख रहा। हालांकि यह सुधार कार्य उतने परिवर्तनशील या समाज में उतने बदलाव लाने वाले नहीं थे, लेकिन इन सुधारों ने अवश्य ही समाज में एक जागरूक चेतना लाने का कार्य किया है और भारतीय पुनर्जागरण को मजबूत बनाने का भी कार्य किया है। धन्यवाद।